वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मेरे पास जो बोर्ड आया है वो लेनोवो का है और इसका जो सीपीयू का साइज अगर आप देख रहे हैं तो इसकी सीपीयू की साइज से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कौन सी जनरेशन का मदरबोर्ड होगा। 10th 11 जनरेशन का सीपीयू लग रहा है मुझे। फिर भी इसका हम एक बार सीपीयू का एसआर नंबर गूगल में सर्च करेंगे और फिर हम पता कर लेंगे कि ये कौन सी जनरेशन का सीपीयू लगा हुआ है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका पार्ट नंबर जो है NM-C711, रिवीजन इसका 1.0 है। ज़्यादातर लेनोवो के जितने भी अब बोर्ड आ रहे हैं उन पे ऑनबोर्ड रैम लगी रहती है और मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए कि जितने भी ऑनबोर्ड रैम है उनमें रैम जो है ज़्यादातर केसेस में ख़राब हो जाती है। तो जब भी आपके पास नो डिस्प्ले का केसेस आए तो सबसे पहले इसको एक बार रैम को डिसेबल करके ज़रूर देखा करें। ठीक है, तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ और इसका एक बार एसआर नंबर डालते हैं और पता करते हैं ये कौन सी जनरेशन का सीपीयू है और इसमें जो सीपीयू लगा हुआ है वो कौन सा सीपीयू लगा हुआ है। ठीक है, एक बार इसका चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ और देखेंगे इसका सीपीयू का एसआर नंबर गूगल में सर्च करके। SRGKG ये सीपीयू के ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर SRGKG जैसे ही मैंने यहाँ पर गूगल में सर्च किया तो इसने बताया इंटेल कोर i5 जो कि 10th जनरेशन का ये सीपीयू लगा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि ये नो डिस्प्ले के केसेस में मेरे पास आया है। ऑलरेडी कहीं पर ये दिखाया गया था और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बायोस भी की है और यहाँ पर कोर आईसी पर भी काम किया हुआ है और मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया। तो चलिए एक बार इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। नो डिस्प्ले के केसेस में मैं हमेशा बताता हूँ जितनी भी कॉइल्स वगैरह रहती हैं उन पर सभी पे हमें वोल्टेज चेक करना पड़ता है। और एक चीज़ और है, जितने भी 10-11 जनरेशन के बोर्ड आ रहे हैं उनमें कुछ आपको इस तरह के छोटे छोटे एलडीओ नज़र आ रहे होंगे। ये एलडीओ की भी सप्लाइयाँ आपको चेक करनी ज़रूरी होती हैं। चलिए मैं अपनी डीसी कनेक्ट कर लेता हूँ और आपको एक बार इसका स्टेटस चेक करा देता हूँ अभी इसका एक्चुअल में स्टेटस क्या है। तो मैंने डीसी कनेक्ट कर ली है और यहाँ पर इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। डीसी को एक बार मैं ऑन करूँगा। डीसी ऑन हो गई है और लगभग ये 400 पे जाके स्टिल हो गया है। अगर मैं इसको जितनी भी तमाम कॉइल हैं उनको अगर मैं चेक करना चाहूँ तो इसे बंद कर देता हूँ। तो सभी कॉइल्स पे हमें चेक करना होगा कि किस किस कॉइल पे सप्लाई बन रही है या किस पे नहीं बन रही है। तो चलते हैं सभी कॉइल के एक बार वोल्टेज ले लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हमें आगे क्या स्टेप लेना होता है नो डिस्प्ले के केसेस में। चलिए मैं अपनी डीएसओ कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार और डीएसओ से चेक करेंगे हमारी जितनी भी तमाम सप्लाइयाँ हैं। डीएसओ भी कनेक्ट कर ली है मैंने। ठीक है, डीएसओ मैंने कनेक्ट कर ली है और मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसको डीसी सप्लाई को। ठीक है, याद रखिएगा 10th जनरेशन या 11th जनरेशन के बोर्ड जब भी आप डिस्प्ले अगर चेक कर रहे हैं तो इस पर अच्छे से हीट सिंक ज़रूर कवर करें, अदरवाइज इस पर डिस्प्ले आने की तो उम्मीद ही मत करना। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉइल नज़र आ रही है, इस पर देख लेते हैं कुछ हमें वोल्टेज मिलती है क्या। ये यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है क्योंकि ये क्या है, इसकी चार्जिंग कॉइल है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ चलते हैं। एक ये आईसी लगी है, इसकी पीडब्ल्यूएम बन रही है, मतलब ये आईसी आउटपुट अपना कर रही है। 1 और 2 ये दोनों काम कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं ये भी आपकी वोल्टेज
बन रही है प्रॉपर, और यहाँ पर ये वोल्टेज भी बन रही है। और एक जो ये आईसी है, यहाँ पर एक कॉइल और लगी है, ये भी बन रही है। यहाँ पर प्रॉपर वोल्टेज लगभग मुझे नज़र आ रही है। उसके बाद तमाम कॉइलों पर लगभग एक ये है कॉइल, और यहाँ पर सीपीयू बहुत गर्म हो चुका है, बंद हो गया इसलिए शायद, आई थिंक। यहाँ पर भी वोल्टेज मुझे नज़र आ रही है, पीडब्ल्यूएम, ठीक है, ओके। इसका मतलब तमाम कॉइल पे वोल्टेज अवेलेबल है। अब यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, एक बार डीसी को ऑफ करूं, अब मैं डीसी को बार बार ऑन ऑफ करके देखूंगा क्या मेरी बायोस काम कर रही है। मैं ऑन करता हूं, ठीक है, ओके। ध्यान से देखना होता है बहुत ही। आपने देखा यहाँ पर कुछ आपको डेटा जो है वेरिएंट करता हुआ नज़र आया, फिर से 2 नंबर पिन पे, ठीक है, ये भी काम कर रही है लगभग। और मैंने रखा है पिन नंबर 5 पर, ठीक है, 5 पर भी डेटा इनपुट हो रहा है। 5 नंबर पिन पे डेटा इनपुट हो रहा है, और 6 नंबर पे आपकी क्लॉक इनपुट हो रही है। 2 नंबर से डेटा भी आउट हो रहा है, और 6 नंबर से डेटा इन भी हो रहा है, चिप अनेबल भी हो रही है। और लगभग यहाँ पर एक जो एम्पेयर अगर मैं देख रहा हूँ वो एक जगह जाकर स्टिल हो चुका है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, लगभग वोल्टेज तो लगभग मुझे सही नज़र आ रही है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि इसमें ऐसा देखा गया है कि ऑन बोर्ड रैम जो है ख़राब हो जाती हैं। तो हम कंफर्मेशन के लिए एक बार इसकी बायोस को प्रोग्राम करेंगे कि ऑन बोर्ड की रैम तो नहीं ख़राब है। तो हमारे पास टेस्टेड डेटा है, पहले हम ऑन बोर्ड रैम को डिसेबल करेंगे, और उसके बाद अगर बात नहीं बनती है फिर हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चलिए मैं इसकी बायोस चिप को उतार लेता हूं, और उसके बाद चेक करेंगे क्या हमारी ऑन बोर्ड रैम यहाँ पर कहीं ख़राब तो नहीं हो गई है। ठीक है, मैं ज़रा उतार लेता हूं, क्योंकि मेरे पास इसका टेस्टेड डेटा रखा हुआ है अभी। बायोस को फ्लैश करते समय हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप बायोस को फ्लैश करने से पहले हमेशा सीपीयू का एसआर नंबर ज़रूर डाल के चेक किया करें। कई बार ऐसा होता है अकॉर्डिंग टू सीपीयू के जनरेशन के अकॉर्डिंग कई बार डिस्प्ले नहीं आता है। मान लीजिए आपने 4th जनरेशन की बायोस थी और आपने 6th जनरेशन की बायोस कर दी तो डिस्प्ले नहीं आएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए मैं इसको एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ प्रोग्रामर को अपने सिस्टम के साथ, और यहाँ पर इस केबल को भी कनेक्ट कर लेते हैं एक बार। ये यहाँ पर आई थिंक कनेक्ट हो गई है, और इसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है अपने प्रोग्रामर को, ठीक है। और चलिए इसको एक बार पहले बैकअप ले लेंगे, चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। बैकअप लेने के बाद हमें इसमें ऑन बोर्ड रैम डिसेबल वाली बायोस को करके देखना होगा, ठीक है। 2 पिन का कुछ एरर आया, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए हमेशा कि आप जब भी कोई बायोस फ्लैश कर रहे हैं तो उसका बैकअप लेना ज़रूरी है। अगर आप बैकअप नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका स्टेटस कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है, और जिसके कारण से आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा बायोस का बैकअप ज़रूर लें। ओके,
ठीक है, रख दिया। ये मेरे पास कुछ टेस्टेड बायोस हैं इसकी, तो इसमें ऑन बोर्ड रैम डिसेबल एंड क्लीन वाली बायोस रखी है। इसको एक बार प्रोग्राम करूंगा। अगर मेरा ये डिस्प्ले देता है, मतलब ऑन बोर्ड रैम खराब है, तो मतलब ये है कि ऑन बोर्ड रैम खराब हो गई है, जिसके कारण डिस्प्ले नहीं आ रहा है। अगर मेरा ऑन बोर्ड रैम डिसेबल से भी काम नहीं बना, तो फिर हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वो देखते हैं अभी। पहले फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, इसको ऑन बोर्ड रैम डिसेबल को एक बार डिसेबल करके और चेक करेंगे क्या हमारा डिस्प्ले आया है या नहीं। राइटिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा है अभी, मतलब लगभग बायोस हो चुकी है। ठीक है, राइट कंप्लीट हो गया है, राइट सक्सेसफुल हो गया। चलिए, बायोस हमारी प्रोग्राम हो चुकी है। चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। बायोस को निकाल लेते हैं एक बार और यहाँ साइड में रख देते हैं, और एक बार इसको पेस्ट करके देखते हैं क्या हमारा प्रोसेस स्टेटस कुछ चेंज हुआ है या नहीं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जितने भी एनएम सीरीज के बोर्ड हैं और जिनमें ऑन बोर्ड रैम है, हमेशा जब भी आपके पास नो डिस्प्ले का केसेस आए, सबसे पहले आप ऑन बोर्ड को डिसेबल करें। क्योंकि मैंने देखा है बहुत ज़्यादा कंप्लेंट है एंड ये लेनोवो के अंदर ऑन बोर्ड रैम की, मतलब कई बहुत ज़्यादातर ये ख़राब देखी है मैंने। ठीक है, बायोस लगभग ठंडी हो चुकी है, और अब हम इसके साथ एक रैम भी कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि पहले हम चेक करेंगे विदाउट रैम क्या स्टेटस सेम है या कुछ बदलाव हुआ है इसमें। ठीक है, इसको मैं एक बार, ठीक है, अपना डीसी कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे ऑन कर देता हूँ और डीसी को भी मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ऑटो ऑन हो जाता है, लगभग सेम स्टेटस है, 400 के अराउंड ये स्टिल हो रहा है। ठीक है, मैं एक बार ऑफ कर दे रहा हूँ डीसी को, और उसके बाद यहाँ पे रैम को माउंट कर देता हूँ इस पर। ठीक है, अभी देखना है क्या स्टेटस कुछ चेंज होता है। सेम स्टेटस है, इसका मतलब ये तो श्योर है कि इसकी रैम तो नहीं खराब होगी। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, एक बार फिर से वापस इसी का डाटा डाल देते हैं, क्योंकि ऑन बोर्ड रैम नहीं खराब है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो बायोस है वो कहीं ना कहीं सही होना चाहिए हमारा। चलिए एक बार दोबारा से इसी का बैकअप डाल देते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं साइड, प्रोग्रामर को रख लेते हैं, और यहाँ पर इसको बायोस को कनेक्ट करते हैं। चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। फिर से वापस इसी का बैकअप डाल देंगे, क्योंकि हमारा रैम डिसेबल वाला डेटा नहीं चला। ठीक है, ये बैकअप है इसी का, क्योंकि इसका डेटा सही होना चाहिए, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस कहता है। थोड़ा सा समय लग रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा समय लग रहा है। 16 MB की बायो से थोड़ा समय लेता है राइट होने में। ठीक है, बट ठीक है, इतना भी स्लो नहीं है।
मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जनरेशन वाइज बोर्ड की वोल्टेज और उसका जो सीक्वेंस है सिग्नल्स का वो कहीं ना कहीं चेंज हो चुका है। आपको समझना पड़ेगा कि 10th जनरेशन या 8th जनरेशन का सीक्वेंस क्या है और 12 जनरेशन 11 जनरेशन का सीक्वेंस क्या है। अगर आप चाहते हैं अपने आप को अपग्रेड करना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बायोस राइट हो चुकी है, इसको मैं उतार देता हूं और चलता हूं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। ठीक है, मैं एक बार यहां से फिर से मैं इस बायोस को याद रखिएगा, जब बायोस से बात नहीं बनती है तो हमारा नो डिस्प्ले का केस जब रहता है तो प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाता है। बहुत सारे सिग्नल आपको चेक करने पड़ते हैं, बहुत सारी वोल्टेजें चेक करनी पड़ती हैं। और अगर कई बार बायोस करने से फ्लैश करने से नहीं बात बनती है तो एक बार के लिए बायोस चिप भी बदल कर देखा करें। ठीक है, मैंने वापस से फिर से वही बायोस इसमें पुट कर दी है और एक बार मैं यहाँ पर इसको डीसी को कनेक्ट करूँगा और स्टेटस एक बार चेक करना चाहूँगा क्या स्टेटस सेम है या कुछ स्टेटस में बदलाव हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, डीसी को मैं ऑन कर देता हूँ। लगभग सेम स्टेटस है 400 के अराउंड, इसमें कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि हमने वापस वही डाल दिया। अब आती है बारी, ये जो बेसिक प्रोसेस था हमने करके देख लिया, इसमें हमें डिस्प्ले नहीं मिली। अब बारी आती है इसकी सभी सिग्नल्स चेक करने की जो नो डिस्प्ले के एक सीक्वेंस चेक किए जाते हैं। तो चलिए इसका स्कीमेटिक ले लेते हैं और समझते हैं हमें क्या क्या इसमें चेक करना होता है। चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। स्कीमेटिक ले लेते हैं। बोर्ड व्यू भी ले लेते हैं। देखिए, जब भी आपके पास नो डिस्प्ले का केस अगर आता है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सभी कॉइल्स के वोल्टेज चेक कर लेने। यानी कि एक वोल्टेज लेवल का तो फर्स्ट लेवल आपने क्लियर कर लिया वोल्टेज का, यानी कि वोल्टेज अगर आपकी प्रॉपर बन रही है तो आपका वोल्टेज वाला लेवल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेवल जब आता है तो आप हमेशा जब भी चेक करें, जो कि मैं अपना एक्सपीरियंस अगर कहूँ कि मैं नो डिस्प्ले का केसेस कैसे सॉल्व करता हूँ, तो मैं सबसे लास्ट जो है इसका वीसीसी कोर पर चला जाता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एफ पर गया मैं, यहाँ पर ये वीसीसी कोर पर जैसे ही आऊँगा मैं तो यहाँ पर एक कोर का पावर गुड यहाँ पर दिया हुआ है वी आर रेडी के नाम से। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ और फिर मैं सर्च करने लगता हूँ कि क्या क्या हमारे सिग्नल्स बन रहे हैं और कौन कौन से सिग्नल नहीं बन रहे। अब यहाँ पे आया मैं तो इसने कहा कि आपको वी आर रेडी। ठीक है, कहाँ तक हमें जाना चाहिए? ओके, आयो की 122 मतलब 122 नंबर पे ये रिसीव होगा इसको, और इसके रिसीव होने के बाद आयो क्या जनरेट करेगी उसके बारे में हम देखते हैं। फिलहाल मैं आयो की 122 नंबर पे मैं चेक करूंगा क्या सीपीयू कोर का पावर गुड अवेलेबल है, आयो को मिल पा रहा है। चलते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ और आयो की 122 नंबर पे हम चेक करेंगे क्या हमारा वोल्टेज अवेलेबल है या नहीं। तो ठीक है, आयो की 122 नंबर पे मुझे चेक करना है। ठीक है, एक बार आयो की 122 नंबर किस साइड होगी वो भी देख लेता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर पिन है हमारी। यहाँ पर मुझे चेक करना होगा क्या मुझे वोल्टेज मिल रही है। बोर्ड कुछ इस तरीके से रखा है और यहाँ पर भी आपका बोर्ड ठीक है। 7 नंबर पे मतलब 122 नंबर पिन पे मुझे क्या मिलना चाहिए, 3.3।
चलिए मैं डीएसओ को कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं एक बार डीसी को भी ऑन करूंगा और आयो की 122 नंबर पिन पे ठीक है, मैंने 122 नंबर पे आयो की पिन पे रखा हुआ है और एक बार ऑन करूंगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर वोल्टेज मिली, यानी कि कोर का पावर गुड आयो को रिसीव हो रहा है, यानी कि ये कंफर्मेशन हो गया। कोर का जब पावर गुड आयो को रिसीव हो जाता है तो कहीं ना कहीं आयो को ये पता लगता है पीछे के सभी सीक्वेंस लगभग ठीक होंगे। लेकिन अभी हम देखेंगे आगे। अब आयो को पावर गुड मिल गया। किसका पावर गुड? सीपीयू कोर का, यानी कि वीसीसी कोर यहाँ पर इसका पावर गुड आपको मिल चुका है। अब आयो इसके रिवर्ट में, मतलब आयो को एक सिग्नल रिसीव हुआ वीसीसी कोर का पावर गुड जो जिसका नाम है वी आर रेडी। ये जैसे ही रिसीव हुआ तो आयो अपना एक कंफर्मेशन देगी पीसीएच को। चलिए वो भी चेक कर लेते हैं, चलते हैं हमारे डेस्कटॉप की तरफ। आयो पे दिया हुआ है पीसीएच पावर ओके 99। पीसीएच पावर ओके पहले चेक करेंगे, उसके बाद सिस्टम पावर ओके चेक कर लेंगे। ये आयो ने कंफर्मेशन दे दिया कि पीछे का तमाम सीक्वेंस आपका सही है, या फिर आयो ने आयो को आयो को वीसीसी कोर का जो पावर गुड है वी आर रेडी के नाम से जैसे ही आयो को रिसीव हुआ, अब आयो क्या करेगी? पीसीएच पावर ओके निकाल देगी। तो चलिए हम चेक करते हैं पीसीएच पावर ओके 99 नंबर पर आयो पे हमें मिल पा रहा है या नहीं। चलते हैं बोर्ड की तरफ। 99 नंबर पे हमें चेक करना होगा आयो की। नाइन्टी नाइन नंबर पे मैंने प्रॉप को रखा है और ये मैंने मशीन को ऑन किया। यहाँ पर देखिए पीसीएच पावर ओके, ये आपका प्रॉपर बन रहा है। ठीक है, पीसीएच पावर ओके के बाद हमें चेक करना होगा सिस्टम पावर ओके। सिस्टम पावर ओके जो कि है 72 नंबर पिन पे। 72 नंबर पे एक बार चेक करेंगे क्या हमारा सिस्टम पावर ओके बन रहा है। ठीक है, 72 नंबर पे सिस्टम पावर ओके चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको अवेलेबल है। सिस्टम पावर ओके भी आपको मिल रहा है और सिस्टम पावर ओके चेक कर लिया आपने। सीक्वेंस क्या हो गया? बीसीसी कोर का पावर गुड, यानी कि वी आर रेडी जैसे ही आयो को रिसीव हुआ, आयो ने क्या किया? पीसीएच पावर ओके रिलीज कर दिया। पीसीएच पावर के साथ ही साथ सिस्टम पावर ओके रिलीज कर दिया। सिस्टम पावर जैसे ही रिलीज होगा उसके बाद यहां पर और देखिए सीक्वेंस यहां पर दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर डी रैम पावर गुड इंटरनली यूज कर लिया गया है। सीपीयू पावर गुड ये भी इंटरनली यूज कर लिया गया है। डी रैम पावर गुड या सीपीयू पावर गुड अगर आपको चेक करना है तो आप इसको बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं किसी भी पीसीएच आर्किटेक्चर के बोर्ड में। ये दोनों ही चीज हम एसओसी के अंदर नहीं चेक कर पाते, तो चेक कर क्या सकते हैं हम? पीएलटी। पीएलटी चेक करने के लिए यहाँ पर आयो की 15 नंबर पे हमें चेक करना होगा। चलिए हम आयो की 15 नंबर पिन पे पीएलटी रीसेट चेक कर लेते हैं। एक बार ऑन करते हैं और हालांकि स्कैन मोड पे इसको कैप्चर किया जाता है, लेकिन मैं फिलहाल एक ओवरव्यू आइडिया ले ले रहा हूं। अगर इस पर कोई वोल्टेज मुझे नज़र आ जाती है तो मैं लगभग आइडिया हो जाएगा कि दैट मीन्स मेरी पीएलटी लगभग ठीक होगा। मैं ऑन करता हूँ डीसी को। पीएलटी नहीं मिल रहा है मुझे।
ये तो गड़बड़ हो गया, पीएलटी नहीं मिला। पीएलटी की जो वोल्टेज है, मैं एक बार दोबारा से लगा के देखता हूँ, शायद हो सकता है मेरी प्रॉप कनेक्ट ना हो पाई हो। मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार डीसी को ऑन करूंगा और चेक करूंगा क्या मेरा पीएलटी आ रहा है। ठीक है, वो शायद आई थिंक मेरे ख्याल है प्रॉप जो है कनेक्ट ना हो पाई हो। पीएलटी पर वोल्टेज अवेलेबल है, पीएलटी बन रहा है। और अब मैं रैम की मोटा मोटी जो वोल्टेज है या जो भी सप्लाई है वो चेक कर लेता हूँ, क्योंकि और रैम से पहले एक बार क्लॉक भी चेक कर लेते हैं क्या हमारी क्लॉक बन पा रही है। तो उसके लिए मुझे डीएसओ में थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा, सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, डीएसओ में सेटिंग कर ली है और अब चेक कर लेते हैं क्या हमारी क्लॉक बन पा रही है या नहीं। चलिए आईओ पे एक बार क्लॉक चेक कर लेते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इस क्रिस्टल पर चेक कर सकते हैं। अगर ये क्रिस्टल वर्क कर रहा है दैट मीन्स आपका क्लॉक बन ही रहा होगा। मैं चेक कर लेता हूँ। ओह सॉरी, ठीक है, यहाँ कुछ हरकत नज़र नहीं आई। एक बार मुझे ऑटो प्रेस करना पड़ेगा, ऑटो करिए भाई, ऑटो ले लो। ठीक है, क्लॉक मुझे यहाँ नज़र आ रही है और आपको भी बखुद भी नज़र आ रही होगी, आपको भी बहुत अच्छे से क्लॉक नज़र आ रही होगी। इसका मतलब क्लॉक भी बन रही है। अब चलते हैं रैम की कुछ वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अगर वो वोल्टेज सही है तो फिर हमारे पास क्या बचता है, क्या हमारा सीपीयू खराब हो चुका है या कुछ सीपीयू में हमारे लायक चेक करने लायक कुछ और भी बचा है। तो चलिए रैम की कुछ रिक्वायरमेंट है, जो रैम्स की जो वोल्टेज हैं उन्हें जल्दी से चेक कर लेते हैं। चलते हैं रैम स्लॉट की तरफ। इसका जो रैम स्लॉट है वो इसका डिम है, ये वोल्टेज में बहुत जगह जाएगी। चलो ये मुझे जल्दी से पहुंचाएगा, कंट्रोल एफ, और ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, ओके ओके ओके, ये रहा। ठीक है, ये आपका रैम स्लॉट आ गया। ठीक है, इसमें हमें, ओके ये नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए था मुझे। ओके देख ले, नहीं आया, ओके कोई बात नहीं। इसमें ये रहा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका कुछ इसके जो मेन पॉइंट है हम उस पर टारगेट करते हैं। जैसे कि 1.2 कहाँ बननी चाहिए भाई, आयो के इस पॉइंट पर कॉइल के जस्ट एक जंपर पॉइंट है। ठीक है, हम यहाँ पर चेक करेंगे हमारा वोल्टेज है अवेलेबल है या नहीं। चलिए इस पॉइंट पर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, वोल्टेज है या नहीं, पहले मैं डीएसओ में सेटिंग करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, ये जो कॉइल है इसके यहाँ पॉइंट पे हमें 1.2 वोल्टेज आना चाहिए। ठीक है, ये वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है। और देख लेते हैं एक बार, और यहाँ पर दिया हुआ है 255, 255 नंबर पे हमें 2.5 बनना चाहिए, 2.5 बनना चाहिए एसपीडी। ठीक है, स्लॉट कुछ इस तरीके से अंदर की साइड में 1 2 3, यहाँ पर 255 पर हमें चेक करना होगा। 3 नंबर पे 2.5 वोल्टेज, 1 2 3। ठीक है, 2.5 वोल्टेज बनना चाहिए, ये भी सही है, बन रहा है। हमेशा वोल्टेज चाहे सिग्नल कोई भी अगर आप चेक कर रहे हैं डीएसओ से चेक करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको लैपटॉप रिपेयरिंग में। ठीक है, और चलते हैं हमारे, देख लेते हैं और कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट सप्लाई है। ठीक है, ये हो गई, और
259, ये हमारी 2.5 है। अभी हमने जो वोल्टेज करी वो 3.3 चेक करी है और ये हमारी 2.5 है। और इसको हम कितने नंबर पे 259 या 2.7, ठीक है जी 2.59, ठीक है ये रही इन दोनों में, यानी कि इसको भी चेक कर लेते हैं वोल्टेज को। ठीक है 2.5 वोल्टेज को चेक करते हैं एक बार, ये अवेलेबल है या नहीं चेक करते हैं। ये भी अवेलेबल है, इसको बंद कर देते हैं एक बार। ठीक है ये भी अवेलेबल है और देखते हैं कौन सी वोल्टेज हमारी रह गई। ठीक है और देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एसएम डेटा और एसएम क्लॉक की, क्या इसके रास्ते में कोई मॉसफेट है, देख लेते हैं। अगर वो मॉसफेट है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये इस मॉसफेट का बड़ा रोल है। जब आपका नो डिस्प्ले का केस आता है तो आप अगर बायोस करके थक चुके हैं तो एक बार इसको भी बाईपास करके ज़रूर चेक करें। बाईपास का मतलब है इसको हटाकर 3 नंबर से 4 नंबर को जंपर कर ले और 6 नंबर को 1 नंबर से जंपर करके देखें। कई बार आपके केसेस, बहुत सारे नो डिस्प्ले के केसेस सॉल्व होंगे इस छोटे से एक मॉसफेट की मदद से। तो चलिए इस मॉसफेट को एक बार सर्च कर लेते हैं कि ये है कहाँ पर और इसका डेटा और क्लॉक क्या हमें आ रहा है या नहीं। ठीक है अच्छा जस्ट इसके ऊपर ही लगा हुआ है। ठीक है गुड, वेरी गुड। ठीक है तो हमें चेक करना होगा क्या हमारा डेटा और क्लॉक यहाँ पर आ रहा है। अभी इसके साथ और भी सारे कई सिग्नल्स हैं चेक करने, लेकिन मैं यहीं तक स्टॉप करूँगा क्योंकि वीडियोस जो है थोड़ी लंबी हो रही है और शायद लोगों को ये बोरिंग सा लगने लगेगा। फिर मैं ज़्यादा यहाँ नहीं लंबा करूँगा, बस यहाँ पर एक बार डेटा और क्लॉक पर हम चेक कर लेंगे क्या हमारा डेटा और क्लॉक आ रहा है या नहीं। ठीक है मदरबोर्ड की तरफ देखिए, उसी मॉसफेट के मैंने एक पिन पे रख लिया है और यहाँ पर देखेंगे क्या डेटा क्लॉक मिल रहा है। ठीक है यहाँ पर नहीं कोई डेटा आया। ठीक है और यहाँ पर क्लॉक, कोई डेटा कोई क्लॉक नहीं है। ठीक है डेटा क्लॉक नहीं है। लगभग कुछ इसमें सिग्नल्स और रह गए हैं जो मुझे चेक करने हैं और बायोस मैं आपको चेक करा चुका हूं। इसमें कुछ सिग्नल्स और हैं जो कि अगर मैं चेक करना चाहूं तो मेरे ख्याल है ये 1 घंटे से ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। और मैं अगर आपको चेक कराऊं तो लगभग जो नॉर्मल इंजीनियर चेक करते हैं वो लगभग मैं चेक कर चुका हूं। इसमें अब मुझे कुछ और ख़ास चेक करने लायक नज़र नहीं आ रहा। हाँ कुछ 2 पॉइंट और हैं वो भी कवर कर ही लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको डिसीजन लेकर बताना है क्या इसमें सीपीयू फॉल्टी है या कुछ और भी हो सकता है इस मदरबोर्ड में। चलिए और चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ एक वोल्टेज रहती है वो रहती है, उसे ज़रूरी चेक करना होता है। वो चीज़ क्या है दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर हमेशा जब भी आप रैम की रिक्वायरमेंट चेक कर रहे हैं तो रेफरेंस वोल्ट को कभी ना भूलें। ये जो रैम की जो रेफरेंस वोल्ट है ये इधर जा रही है सीपीयू की तरफ। जब भी आपकी रैम कम्युनिकेशन ना हो तो यहाँ पर DDR/SA रेफरेंस और BSB ये 2 वोल्टेजें हमेशा चेक करनी ज़रूरी हैं। तो चलिए इस रजिस्टर के दोनों एंड पर हमें रेफरेंस वोल्ट मिल रही है या नहीं। अगर नहीं है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है नो डिस्प्ले का। चलिए चेक कर लेते हैं ये रजिस्टर लगा कहाँ पर है। इसके दोनों एंड पर हमें वोल्टेज चेक करना होगा। ठीक है यहाँ पर रेफरेंस वोल्ट है। ठीक है यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ ये बिल्कुल रेफरेंस वोल्ट सही है। और रजिस्टर के इस एंड पर एक बार इधर भी चेक कर लेता हूँ। अगर ये आपके रजिस्टर के दोनों एंड पर वोल्टेज है दैट मीन्स आपका रेफरेंस वोल्ट ठीक है ये प्रॉपर है।
जैसा कि और मैंने एक बताया था कि एक रेफरेंस और होगी आपकी, ये ये दोनों रेफरेंस को आपको चेक करना जरूरी है। ठीक है, ये @ है, यूज नहीं किया इसने इसको, क्योंकि एक ही रैम स्लॉट है तो जाहिर सी बात है एक ही यूज करेगा। डिम 1 के लिए डिम 1 के लिए मान लीजिए ये यूज किया, तो डिम 2 के लिए इसने ये यूज कर लिया। जबकि डिम 1 ये यूज में है, स्लॉट लगा है, तो ये रेफरेंस वोल्ट यूज हो गई, ये लगा नहीं है तो इसका कोई वर्थ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक मैंने रेफरेंस वोल्ट भी चेक करा दिया आपको, और लगभग लगभग सारी वोल्टेजें भी हो गई, सारे सिग्नल्स भी हो गए। इसके अलावा यहाँ पर CPU DRAM रीसेट, याद रखिएगा ये जब ही रिलीज होगा जब आपका डेटा और क्लॉक कम्युनिकेशन आ जाएगा रैम का। ठीक है, ये जब ही मिलेगा, दिखा देता हूं मैं इस पर आपको इसकी कंडीशन एक बार। चलिए इसकी कंडीशन भी आपको चेक करा देता हूं। ठीक है, इसकी कंडीशन आपको चेक करा देता हूँ मल्टीमीट से, ओ सॉरी DSO से इसको चेक कर लेते हैं। एक सेकेंड, दोबारा से चेक करते हैं। ठीक है, ये DRAM रीसेट का रजिस्टर जस्ट के पीछे ही लगा है, और ठीक है बिल्कुल ये रहा, इस साथ में आई थिंक यही होना चाहिए। एक सेकेंड देख लेता हूँ, श्योर हो जाऊँ। जस्ट उसके ऊपर एक कैपेसिटर है क्या नीचे? ठीक है ये रहा, ठीक है ये रजिस्टर, ओके, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ अभी DRAM रीसेट की कंडीशन क्या है। ठीक है, चलिए चेक करा देता हूँ DRAM रीसेट की। कुछ लोग ये कहते होंगे कि DRAM रीसेट जो है हमारा बनना चाहिए, लेकिन ये कब बनेगा इसका सीक्वेंस सही से लोगों को नहीं पता है शायद। देखिए दोबारा से चेक कराता हूं, नहीं बन रहा है। ठीक है, क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं CPU की कुछ रिक्वायरमेंट में इशू है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। लगभग जितने भी सिग्नल्स या जितनी भी वोल्टेज थी लगभग मैंने आपको इसमें चेक करके बताई। अब ये आपको बताना है कमेंट करके कि इसमें और क्या कर सकते हैं, या फिर इसमें हम ये सोचें कि CPU खराब हो चुका है। केवल आपको ये जज करना है कि इसमें क्या ऐसा रह गया है या क्या ऐसा छूटा जिसके कारण से आपको PLT भी मिल रहा है, CPU पावर गुड, सिस्टम पावर गुड, तमाम PLT सब कुछ ओके है। इवन रैम वही है इसके अंदर, मैंने कोई दोबारा से नहीं एडिट करी है, वही रिप्लेस कर दी जो इसकी खुद की रैम थी। और उसके बाद अब इसमें आप देखेंगे कि बोर्ड ये ऑन हो चुका है, प्रॉपर डिस्प्ले भी आ रहा है, लेकिन ऐसा क्या छूट जाता है लोगों से जिसके कारण से नो डिस्प्ले का केसेस नहीं बना पाते हैं। अगर इस तरह के केसेस आते हैं तो आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, सीख सकते हैं एडवांस लेवल पर। चलिए मैं इसको कनेक्ट करता हूं और अपना यहाँ पर मैं बता दूं आपको बोर्ड मैं रेडी कर चुका हूं, लेकिन कुछ लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि शायद CPU खराब हो। मैं आपको क्लियर कर दूं, आप जब तक उस बोर्ड को रिपेयर करिए, जब तक आप खुद ये ना कहें या बोर्ड आपसे ये ना कहे कि CPU खराब हो चुका है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बोर्ड उस लेवल तक बनता है जिस लेवल तक आप उस पर नॉलेज उतार सकते हैं। जितनी आपके अंदर नॉलेज है सब उतार दीजिए, बोर्ड 100% बनेगा। मैंने ज़्यादातर केसेस में देखा है CPU हमेशा शॉर्ट अगर है तभी खराब रहते हैं, अदरवाइज बहुत कम चांस होते हैं कि CPU खराब होते हैं। आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिकली कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको कनेक्ट करता हूं और DC को भी दिखाऊंगा आपको। इसका लगभग एम्पेयर देखिएगा 400 के करीब ये रुक रहा था, और मुझे हीट सिंक रखना होगा यहाँ पर, और इसको मैं ज़रा पीछे कर लेता हूँ ताकि आपको बखूबी से दिख सके कि डिस्प्ले आया है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर
मशीन का एम्पेयर भी चेक करिएगा, क्योंकि 400 के करीब इसका एम्पेयर जा रहा था। अब देखिए 600 के करीब एम्पेयर ये कंज्यूम कर रहा है। रैम मैंने नहीं लगाई है, बायोस भी वही है, और आप देखिए बोर्ड रेडी हो चुका है। जबकि अगर मैं सारा अगर आपको बैकएंड में जाके बताऊं कि मैंने आपको एक एक चीज चेक कराई है, जिसके कारण से आपको लगता है कि हाँ सीपीयू खराब है, लेकिन नहीं, मैं फिर भी वही कह रहा हूं कि सीपीयू जब तक खराब नहीं है, जब तक वो सीपीयू खुद शॉर्ट ना हो। देखिए डिस्प्ले अभी चेक कर लेते हैं आया है कि नहीं। यहाँ पे डाउन हो गया थोड़ा। मैंने बताया कि 10 और 11 जनरेशन पे आपको हीट सिंक ज़रूरी होना चाहिए, बिना हीट सिंक के आप डिस्प्ले नहीं ला पाएंगे ये, क्योंकि सीपीयू बहुत हीट होते हैं। ठीक है, डिस्प्ले आ चुका है, देख सकते हैं। मैं फिर से दोबारा से ऑन करके ऑफ करके ऑन करता हूँ। ठीक है, फिर से ऑन किया है। एम्पेयर को नोटिस करिए, एम्पेयर अगर आप डीसी की सप्लाई से अगर रिपेयर करते हैं तो आपको ये भी अनुमान होना चाहिए कि किस मदरबोर्ड में, किस जनरेशन के आर्किटेक्चर में सप्लाइयाँ अगर बन रही हैं तो कितना एम्पेयर ये कंज्यूम करता है। इस चीज़ का भी आपको आइडिया होना चाहिए। अगर ये चीज़ आइडिया है तो आपको इस बोर्ड की हालत पता चल चुकी होगी क्या, कि आपका मदरबोर्ड प्रॉपर ऑन ही नहीं हो रहा था, यानी कि सीपीयू को कुछ ना कुछ सप्लाई की रिक्वायरमेंट मिसिंग थी। अभी इसमें और भी सिग्नल्स थे जो मैंने आपको नहीं चेक कराए हैं। अगर आप चाहते हैं वो और क्या सिग्नल्स हैं जानना चाहते हैं तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक है, अगर मेरी ये केस स्टडी आपको पसंद आई है, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, तो मेरी इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी मेरी इस वीडियो से नॉलेज को गेन करें। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेरे लिए जनरेशन मैटर नहीं करता, 10 है चाहे वो 11 हो 12 हो, मुझे यहाँ पर जनरेशन से मैटर नहीं है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर लेटेस्ट जनरेशन पे वीडियोस बनाइए। मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट जनरेशन में भी सप्लाइयाँ हैं और ओल्ड जनरेशन में भी सप्लाइयाँ हैं, बस सीक्वेंस चेंज हो चुके हैं। जहां आपको 8 सप्लाइयाँ चेक करनी थी वहां 4 सप्लाइयाँ चेक करनी है, फर्क कितना हो गया है। लेकिन काम तो वही है, सीपीयू तो वही है, डिस्प्ले तो वही आउटपुट करेगा ना।